तो आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक में डायोड। तो इससे पहले की क्लास में मैंने एलईडी डायोड को पढ़ा था। आज जो हम एलसीडी पढ़ेंगे वो डायोड नहीं होगा, वो डायोड नहीं है। तो आज हम पढ़ेंगे एलसीडी के बारे में, एलसीडी क्या होता है, और फोटो डायोड, और तीसरा चीज़ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो वो रहेगा आपका ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर को भी आज ही हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले हम फाइनल करते हैं इसके एलसीडी को। तो एलसीडी मतलब क्या हुआ? एलसीडी मतलब हुआ लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो यहाँ पास आप ध्यान यह देंगे कि जो एलईडी होता है, सॉरी एलसीडी होता है, तो एलसीडी का फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले ही बताएंगे। चूँकि एलसीडी का फुल फॉर्म कई बार दे देता है ऑप्शन में, यदि पूछता है तो लाइट, और यहाँ पास सेंट्रल डायोड। तो लाइट सेंट्रल डायोड या सी से कई बार ऑप्शन को घुमा फिरा के कुछ भी लिखता रहता है। यहाँ पास लाइट को कुछ भी लिख देगा, और डायोड को खास कर तो डी को खास कर तो डायोड लिख देता है। तो आपको डायोड नहीं लिखना है। एलसीडी कोई डायोड नहीं होता है, यह एक प्रकार का डिस्प्ले है। तो इसके बारे में हम समझते हैं। इससे पहले हम दो चीज़ें आपको बता दें जो एलईडी में वो आपको बताने के लिए रह गया था। चूँकि यहाँ पास उसकी कंपैरिजन कराएंगे, इसीलिए उसको दो चीज़ को हम बताने के लिए छोड़ दिए थे। तो यहाँ इसका एक एलईडी का उपयोग और उसकी वोल्टेज करंट रेटिंग। तो एलईडी के बारे में दो चीज़ आप यहाँ देखेंगे। एक तो इसका उपयोग, तो इसका उपयोग क्या होता है एलईडी का? तो इसका यूज हम करते हैं रिमोट कंट्रोल में। तो जो रिमोट होता है हमारा, जो जिसमें हम टीवी को कंट्रोल करते हैं, तो उसमें जो एक बिजली, एक बल्ब लगा होता है, वह एलईडी होता है। तो वह एलईडी आप बोलेंगे वो तो प्रकाश उत्पन्न करता ही नहीं, हमको दिखाई ही नहीं देता। तो उसमें से जो प्रकाश निकलती है वो अवरक्त प्रकाश होता है, यानी इंफ्रारेड, जो हमारी खुली आँख से दिखाई नहीं देगा। मतलब उसको हम स्वतंत्र रूप से खुली आँख से देख नहीं सकते। तो फिर उसको आप देखने के लिए क्या कर सकते हैं, उसको जलाएंगे रिमोट को, और अपने मोबाइल के कैमरे को ऑन कर लेंगे, और उसकी सहायता से फिर आप देख सकते हैं। बाकी खुली आंख से वो दिखाई नहीं देता। तो फिर इस एलईडी में जो उपयोग किए हम रिमोट की एलईडी में, तो उसमें हम कौन सा सेमीकंडक्टर का यूज़ करते हैं? तो वो हमारा कोई सिलिकॉन और जर्मेनियम नहीं होता है। क्योंकि एलईडी बनाने के लिए हमने इससे पहले की क्लास में पूरी चीज़ समझाया। तो उसमें तीन चीज़ का हम संगठन लिए थे। तो यहाँ पास हम अलग अलग संगठन के आधार पर अलग अलग कलर की एलईडी को हम निर्माण किए थे। तो इसके जो रिमोट में यूज होने वाली एलईडी है रिमोट, तो रिमोट में जो यूज होने वाली एलईडी है, तो उसको हम गैलियम आर्सेनाइड। तो गैलियम आर्सेनाइड का हम यहाँ पास सेमीकंडक्टर जो होता है, तो उस सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं। तो जो एलईडी का यहाँ पास वोल्टेज और करंट रेटिंग होता है वह कितना होता है? तो एलईडी का वोल्टेज जो रेटिंग की बात करें तो वो वोल्टेज रेटिंग होगा यहाँ पास 1.5 वोल्ट से 3.5 वोल्ट तक होगा। और यदि करंट रेटिंग की हम बात करें, कितने करंट रेटिंग होगा, तो ये होता है 10 मिली एम्पियर से 50 मिली एम्पियर तक इसकी करंट रेटिंग होती है। तो ये दो चीज़ आपको यहाँ पास देखना था, एक यूज और एक इसकी वोल्टेज करंट रेटिंग एलईडी में। अब आते हैं हम एलसीडी में। तो एलसीडी में हमको देखना ये होता है कि इसमें कौन ज़्यादा वाटेज खर्च करता है, एलईडी की एलसीडी। इन दोनों का हम कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे कि कौन इसमें से कैसा तापक्रम, वोल्टेज, करंट, प्रकाश, वाटेज, इन सभी चीज़ों की हम यहाँ पास करेंगे तुलना। तो पहले हम देखते हैं एलईडी को, एलईडी, और एक साइड देखते हैं एलसीडी को। तो इसके फुल फॉर्म को आपको पता है, लाइट इमिटिंग डायोड और लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो इसमें एलईडी की हम बात करें पहले,
तो पावर रेटिंग की, तो इसमें जो पावर रेटिंग जो वाटेज होता है तो कितने वाटेज का बनाया जाता है, तो जो LED होता है तो यह आपका जो पावर रेटिंग होगा तो इसमें वाटेज की हम बात करें तो 10 मिली वाट से आपका 250 मिली वाट होगा, तो 250 मिली वाट होता है इतने पावर का। अब जो LCD होता है तो फिर यह LCD कितने वाट का होता है, तो ये 10 मिली वाट से ये होगा 20 मिली वाट का, तो 10 मिली वाट से 20 मिली वाट तक की यह होती है हमारी LCD। तो यह कैसे होती है, प्रत्येक डिजिट के लिए, जैसे आप LCD का यूज़ करते हैं कैलकुलेटर में, तो कैलकुलेटर में जो आपको समय दिखाता है, कोई 1 अंक हो गया, 2 अंक हो गया, 3 अंक, ऐसे 1 बज गया, 2 बज गया, लप लप करते रहता है। आप वॉच भी एक आती है LED वाली, और LCD वाली वॉच भी आती है जिसमें टाइमिंग दिखाता रहता है, कैलकुलेटर जैसे अंक दिखते हैं, तो वो भी उसमें प्रत्येक डिजिट के लिए यह उसकी वाटेज है, ना कि पूरे के लिए है, प्रत्येक डिजिट की यह वाटेज है। तो प्रत्येक डिजिट के लिए इतना यह खपत करता है पावर का। तो इसमें अब हम बात करें कि ज़्यादा धारा, इसमें देख लेते हैं इसका टाइम काल। तो ज़्यादा टाइम काल यानी उम्र किसकी होती है, तो इसमें जो LED की हम बात करें तो LED की उम्र होती है 1 लाख घंटे, कितना होता है, 1 लाख घंटा तक होता है। और यदि हम LCD की बात करें तो ये होता है 50,000 घंटा, कितना होता है, 50,000 घंटा तक ये होता है। इसमें यदि हम टेम्परेचर की बात करें तो कौन ज़्यादा टेम्परेचर को सहन करता है, तो टेम्परेचर जो होता है तो यह LED जो होती है तो 150 सेल्सियस तक, और LCD जो होता है तो वह 100 सेल्सियस तक, तो 100 सेल्सियस तक यह इसमें टेम्परेचर होता है। अब एक होता है इसमें कोण एंगल। कोण एंगल का मतलब आप देखेंगे कि आप क्या होता था बचपन में कि कहीं एक जगह टीवी लग जाती थी, तो टीवी में जगह नहीं रहता था सामने बैठने के लिए, तो कोई किनारे से ऐसे देखता, कोई ऐसे देखता, तो वही एंगल है, कौन कितने एंगल से देख पा रहा है। तो उसके कोण एंगल की बात करें तो जो LED होता है तो LED का जो कोण एंगल होगा वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। LED का कोण एंगल क्या होता है, ज़्यादा होता है, और LCD का कोण एंगल जो होगा वो कम होगा। तो इसका कोण एंगल क्या होगा, ज़्यादा होगा, और इसका कोण एंगल कम होगा। इसमें स्विचिंग की बात करें तो स्विचिंग में फास्ट कौन होगा, तो ये होता है हमारा फास्ट, मतलब ऑपरेट होने के लिए फास्ट होगा, और ये होगा उससे कम यानी धीरे होगा। तो इसकी जो स्विचिंग होगी वो होगी फास्ट, इसकी होगी, और इसका होगा कम होगा। तो ये हम इसमें क्या किए, तुलना किए। अब देखेंगे कि जो दूसरा डायोड होता है फोटो डायोड, तो फोटो डायोड के बारे में समझते हैं कि वह कैसे कार्य करता है फोटो डायोड। इसमें ये चीज़, इसमें आपको याद क्या रखना है, इसमें इसकी पावर रेटिंग और इसकी आप रख सकते हैं लाइफ इतने घंटे की होती है। इसमें ये 2 इम्पोर्टेंट है और बाकी ये सब नॉर्मल है। तो इसमें हम देखेंगे जो फोटो डायोड होता है तो फोटो डायोड कैसे वर्क करता है। फोटो डायोड, तो फोटो डायोड में होता क्या है, फोटो डायोड एक प्रकार का क्या होता है, डायोड होता है। LCD कोई डायोड नहीं होता है। तो फोटो डायोड का जो संकेत होता है वह इम्पोर्टेंट होता है, उसको आप देखेंगे कि वो कैसे होता है। तो LED का आप बनाए होंगे तो LCD का कोई कठिन नहीं है। एक नॉर्मल ये डायोड हो गया जो एक एनोड होता है और दूसरा कैथोड होता है। अब इसमें तीर का जो सिंबल होता है वह इम्पोर्टेंट होता है कि वो किस ओर इसका तीर का सिंबल संकेत दे रहा है। तो यदि LED के बारे में हमने बताया कि LED का जो प्रकाश होता है, हम किसी को प्रकाश मारते हैं तो हमारे
पास से दूर जाता है, मतलब वो दूर जाने का सिंबल को दर्शाता है। तो LED का क्या हो रहा था, दूर जा रहा था, मतलब ऊपर की ओर हमने तीर लगाया था। अब यहाँ पास जो फोटो डायोड होता है तो इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि यदि कोई आप फ़ोन से फ़ोटो लेते हैं तो जो मोबाइल को आप ऐसे ऊपर रखेंगे अपने हाथ में, तो फ़ोटो लेते समय जो मोबाइल का प्रकाश है तो आपके ऊपर पड़ेगा, तो मतलब फ़ोन से प्रकाश हमारी ओर आ रहा है। तो जब फ़ोटो आप सेल्फी लेते हैं तो प्रकाश आपकी ओर आता है। तो इस तरीके से आप ट्रिक से याद कर सकते हैं कि ये तीर का सिंबल इधर साइड होगा, मतलब प्रकाश क्या होता है, पड़ता है किस पर, डायोड पर। तो जो फोटो डायोड होता है वो भी एक प्रकार का PN जंक्शन डायोड ही होता है। तो इसमें भी हमारे P सेमीकंडक्टर होगा और N सेमीकंडक्टर होगा और इसमें भी डिप्लेशन लेयर होगी। तो ये होगा P और एक होगा N, इधर P हो गया, इधर N हो गया। अब जो PN जंक्शन होता है, PN डायोड होता है, तो इस डायोड को हम देते हैं क्या, धारा प्रवाहित कराते हैं। तो इस डायोड को हमेशा हम कैसे धारा देते हैं, रिवर्स धारा देते हैं। तो ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, और ये जो वोल्टेज दिए हम तो वो रिवर्स वोल्टेज होगा। तो इसको हम कैसे वोल्टेज देते हैं, हमेशा रिवर्स वोल्टेज देते हैं। अब इसकी हो गई ये डिप्लेशन लेयर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिप्लेशन लेयर, यानी अवक्षय परत। तो इसकी ये अवक्षय परत है। अब ये जो अवक्षय परत है तो इसमें होते हैं सहसंयोजी बांड, इसके अंदर सहसंयोजी बांड होंगे। जो सहसंयोजी बांड होते हैं तो इसके एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक होल होगा। इलेक्ट्रॉन के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तभी उसमें होल बनते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन और जो होल के पेयर बनते हैं, तो इसकी प्रकाश बढ़ने पर, इस पर प्रकाश गिरने से होल और इलेक्ट्रॉन के पेयर तैयार होते हैं, जोड़े तैयार होते हैं। तो इससे इसका प्रतिरोध कम होता है। तो प्रकाश गिरने से इसके जो सहसंयोजी बंध हैं उसके टूटने से इसका प्रतिरोध कम होता है, और जब प्रतिरोध कम होता है तो इससे क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है। तो इससे धारा प्रवाहित होगी, तो फिर वोल्टेज देने से भी धारा प्रवाहित होती है। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो इसमें जब आप इस प्रकार से ग्राफ को देखते हैं तो इधर साइड होता है हमारा फॉरवर्ड वोल्टेज और इधर होता है रिवर्स वोल्टेज। ये फॉरवर्ड करंट हो गई, जो ये रिवर्स करंट हो गई, और इधर साइड क्या होती है, फॉरवर्ड करंट होती है। तो वोल्टेज देने पर इसमें जो धारा का प्रवाह होता है तो इसके अल्पसंख्यक आवेश वाहक यानी इलेक्ट्रॉन या फिर होंगे अल्पसंख्यक आवेश वाहक होल, तो उनके कारण इसमें अल्प मात्रा में लीकेज धारा प्रवाहित होती है यदि हम इसके रिवर्स वाइस में देते हैं सप्लाई। तो फिर इसमें आप बोलेंगे कि रिवर्स वाइस में सप्लाई देने पर इसका क्या होगा, डिप्लेशन लेयर बढ़ेगी। तो फिर इसमें क्या होगा, तो डिप्लेशन लेयर यहाँ बढ़ेगी, वो ठीक है, लेकिन इसके प्रतिरोध को हमको कम करना होता है, और प्रतिरोध को कम करने के लिए फिर उसके प्रकाश की क्वांटिटी जो होती है, इंटेंसिटी होती है, उसको हमको तीव्रता को बढ़ाना होता है। तो इसके ऊपर जब हम प्रकाश को गिराते हैं तो इसके ऊपर प्रकाश को गिराएंगे डिप्लेशन लेयर के ऊपर, तो ये हो गया प्रकाश आपतित। तो प्रकाश को हम गिरा रहे हैं, आपतित करा रहे हैं, तो इसका सहसंयोजित बांध टूटा और इसका प्रतिरोध हुआ कम। तो जो लीकेज हमारे अल्पसंख्यक आवेश और होल थे उसके कारण इसमें धारा प्रवाहित हुई, तो उसमें से हमने धारा को यहाँ पास प्रवाहित किया। तो वोल्टेज देने पर इसमें धारा का प्रवाह ज़्यादा नहीं होता है, चूँकि इस फोटो डायोड में वोल्टेज के ऊपर इसके धारा का प्रवाह डिपेंड नहीं करता। तो किसके ऊपर करता है, तो वोल्टेज से सिर्फ धारा प्रवाहित उतना ही होगी जितना इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ से जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही वोल्टेज डालने पर धारा प्रवाहित होगी, बाकी वोल्टेज आप बढ़ाते रहिए, धारा का प्रवाह उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो फिर धारा का प्रवाह हमको ज़्यादा करना है तो फिर हम क्या करेंगे, चूँकि यहाँ पास धारा का प्रवाह हमको कराना है तो उसके लिए प्रकाश की तीव्रता जो होगी तो हम बढ़ाएंगे। तो यहाँ पास हम इसने वोल्टेज से हमने यहाँ धारा को प्रवाहित कराया। अब प्रकाश की तीव्रता को हम बढ़ाते हैं, मतलब इसका जो प्रकाश है तो उसके ऊपर और हम डिप्लेशन लेयर के ऊपर प्रकाश डालते हैं। तो प्रकाश को यहाँ पास हम लक्स में मापते हैं, तो प्रकाश मान लीजिए अभी कितना है मेरा 10 है। तो यहाँ पास इतनी क्या हुई, धारा प्रवाहित हुई। अभी तक यहाँ धारा आ रही थी, अब यहाँ तक धारा प्रवाहित हो गई।
और प्रकाश की मात्रा को हम बढ़ाते हैं तो धारा और हमारी यहाँ पास से क्या होगी, प्रवाहित होगी। ले लेते हैं यहाँ पास 100 लक्स। तो ऐसे ही जैसे हम प्रकाश को बढ़ाते जाते हैं तो धारा इसमें ज़्यादा प्रवाहित होती जाती है। तो सीधा सा बोले तो इसकी जो करंट होती है तो वो वोल्टेज के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, बल्कि इसमें आपतित होने वाला प्रकाश का जो तीव्रता है, तो प्रकाश की तीव्रता इंटेंसिटी, लाइट ऑफ इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है इसमें कितना धारा प्रवाहित होगी। तो धारा प्रवाह की दर किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इसमें प्रकाश की तीव्रता के ऊपर। अब इसमें जो फोटो डायोड होता है, तो फोटो डायोड का हम यूज़ कहाँ करते हैं, इसका डायोड हम कहाँ करेंगे, इसका यूज हम कहाँ करेंगे। तो आपने कभी देखा होगा मॉल में गए होंगे या फिर रेलवे स्टेशन में, तो उसमें भी लगे होते हैं फोटो डायोड। तो उसका यूज हम कुछ इस प्रकार से करते हैं कि ये होता है हमारा गेट हो गया, यहाँ से यात्री गुजरते हैं, चाहे मॉल हो या फिर रेलवे स्टेशन हो। तो इस प्रकार से यात्री कितने गुजर रहे हैं उसको हमको काउंट भी करना होता है, जो कि उसके हिसाब से डेवलप वहाँ करना फिर जरूर जैसे भी हो। तो वहाँ इसका यूज हम करेंगे, एक मॉल हो गया और मॉल का ये हो गया गेट। तो यहाँ पास हमने लगा दिया प्रकाश डायोड, क्या लगा दिया, प्रकाश डायोड। और यहाँ से हम प्रकाश को लगा दिया जो प्रकाश एक स्रोत होगा, तो ये हो गया प्रकाश स्रोत। और यहाँ से निकलेगी प्रकाश स्रोत से प्रकाश बीम, तो यहाँ से प्रकाश क्या निकलेगी, बीम, प्रकाश की बीम है। यदि प्रकाश यहाँ पास से कट जाएगा, कब कटेगा, जब इस गेट से कोई आदमी गुजरेगा, तो यहाँ प्रकाश कटने से प्रकाश कम हो जाएगी, और जब प्रकाश कम होगी तो इसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो यहाँ से जो प्रवाहित होने वाली धारा है उस धारा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा का मान कम हो जाएगा। तो कितनी बार धारा कम हुई और कितनी बार ज़्यादा हुई, इससे हमको पता चल जाएगा कि कितनी बार इधर से आदमी गुजरा और कितनी बार नहीं गुजरा। गुजरेगा तो प्रकाश की बीम टूट जाएगी, मतलब प्रकाश कम पड़ेगा फोटो डायोड पर, और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो धारा कम हो जाएगी। इससे हमको पता हो जाएगा कि कितनी बार आदमी गुजरे यहाँ से। तो इसका यूज हम काउंटर के लिए करते हैं, मतलब काउंट करने के लिए कितने आदमी यहाँ से गुजर रहे हैं। ऐसे ही यदि कोई फैक्ट्री में देखेंगे तो उसमें जो कार्टून होते हैं या फिर कोई भी सामग्री हो गई, कितने सामग्री हमारी जा रही है, तो उसके पट्टे पर रख देंगे, जो आपका पट्टा होता है चलता रहता है तो उस पर रख देंगे, और जो कार्टून होंगे वो गुजरते रहते हैं उसमें से, और फोटो डायोड लगा देंगे उसके सामने, और प्रकाश स्रोत लगा देंगे और उस पर डालेंगे। तो जितनी बार कार्टून मिलेगा और उसके बीच में थोड़ा गैप रहता है, ऐसे रखने की व्यवस्था होती है, तो वहाँ से प्रकाश की बीम टूटेगी। ऐसे में काउंट करवाते हैं कि कितने कार्टून हमारे वहाँ से गुजर रहे हैं। तो इसका यूज हम ऐसे जगहों पर करते हैं। तो यह हुआ मेरा फोटो डायोड। तो इसमें मैंने पूरी चीज़ बता दिया। तो मेन चीज़ इसमें याद रखना है कि इसकी जो करंट होती है वो प्रकाश के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, बल्कि डिपेंड करती है इसकी जो करंट होती है तो वो वोल्टेज के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, बल्कि प्रकाश के ऊपर डिपेंड करती है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। यह एक प्रकार का सेंसर भी इसको बोल सकते हैं, जो सेंस करता है चीज़ों को। अब इसमें हम पढ़ेंगे क्या, ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो ट्रांजिस्टर है। तो ट्रांजिस्टर को हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पास। नया टॉपिक मेरा रहेगा यहाँ से ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर का यहाँ क्या मतलब हुआ, तो एक शब्द हम लिखते हैं आपके सामने यहाँ पास, ट्रांसफर प्लस रजिस्टर। तो इससे आपको क्या समझ में आया, तो इसमें आप शब्द ले लीजिए ट्रांस से, ये 4 शब्द ले लीजिए, 4 वर्ड ले लीजिए ये वाले ट्रांस, और इसमें से ले लीजिए आप यहाँ पास रजिस्टर। तो इसी शब्द से आपको मिल गया यहाँ पास ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर को हम पढ़ेंगे। तो ये अभी तक हमने जो डायोड पढ़ा,
तो डायोड ऐसी युक्ति थी, ऐसी डिवाइस थी जो एक ही साइड धारा को या वोल्टेज को प्रवाहित करती थी। वो दोनों साइड धारा को आने और धारा को जाने नहीं देती थी, वो एक टाइम में एक ही काम करती थी, इसीलिए उसको हम क्या बोले थे, एक दिशीय युक्ति बोले थे, और एक पक्षीय युक्ति भी बोले थे, यूनि जंक्शन और यूनिलेटरल, यूनिडायरेक्शनल और यूनिलेटरल बोले थे। तो यहाँ पास हम पढ़ेंगे अब जो ट्रांजिस्टर होगा, तो इसको हम ट्रांजिस्टर जो होते हैं तो इसमें से हम दोनों साइड धारा का प्रवाह कर सकते हैं, उसी से ला भी सकते हैं और उसी से ले जा भी सकते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे फिर, एक दिशा युक्ति नहीं है, यूनि डायरेक्शनल नहीं है, तो फिर ये बाई हो जाएगा। तो इसको हम लिखते हैं बाई पोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, BJT। तो इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं BJT। तो BJT को हम पढ़ेंगे। तो यहाँ बाई का मतलब क्या हुआ, बाई मतलब दो होता है, तो दो, बाई मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पास, दो, दुई। और पोलर का मतलब क्या हुआ, ध्रुव। तो पोलर का मतलब होता है ध्रुव, तो मतलब दो ध्रुव यानी दो साइड में इसको हम इसमें से धारा का प्रवाह हम करा सकते हैं। और डायोड में जो मैंने देखा तो उसमें जो धारा का प्रवाह है वो ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन के कारण हम करा पा रहे थे, इलेक्ट्रॉन के कारण करा पा रहे थे, इलेक्ट्रॉन ही उसमें होता था जो धारा का प्रवाह करता था, लेकिन ये डायोड में होता था। अब यहाँ ये बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर यानी ट्रांजिस्टर में जो होगा तो होल और धारा, होल और इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के कारण धारा का प्रवाह होगा। यहाँ पास इन दोनों के कारण धारा का प्रवाह होगा। तो किसके कारण होगा, इलेक्ट्रॉन और होल, इसके कारण क्या होगा यहाँ पास, करंट, धारा का प्रवाह, धारा का फ्लो इन दोनों के कारण होगा। अब जो हम बनाते हैं क्या, ये डायोड को बनाए थे, तो डायोड को हम सिलिकॉन और जर्मेनियम से बनाए थे। उन दोनों में से कोई एक मटेरियल को चूज किया था, तो जो हमको सूटेबल लगा हम ज़्यादातर सिलिकॉन का ही यूज किए थे, सिलिकॉन से हमने बनाया था। अब यहाँ पास जो हम बनाएंगे ट्रांजिस्टर को, तो ट्रांजिस्टर का हम यूज सर्वाधिक मात्रा में या मैक्सिमम मात्रा में, या कह सकते हैं कि सिलिकॉन का ही यूज हम करते हैं। तो मैक्सिमम सर्वाधिक मात्रा में किसके यूज करेंगे, सिलिकॉन का यूज करते हैं। और यह भी कह सकते हैं कि ट्रांजिस्टर हम सिलिकॉन से ही बनाते हैं, तो इसको हम सिलिकॉन से ही बनाते हैं। तो फिर आप कहेंगे कि जर्मेनियम का यूज़ क्यों नहीं करते हैं, तो जर्मेनियम के बारे में आपको भलीभांति विशेषता पता है कि उसका जो टेम्परेचर होता है, तापक्रम होता है, तो अपेक्षाकृत सिलिकॉन के कम होता है, अपेक्षाकृत सिलिकॉन के कम होता है उसका तापक्रम सहने में ज़्यादा सक्षम होता है सिलिकॉन, क्योंकि टेम्परेचर भी वहाँ सहना पड़ता है, जर्मेनियम झेल नहीं पाएगा अपेक्षाकृत सिलिकॉन के। दूसरी चीज़ जो इसमें लीकेज करंट होती है, तो लीकेज करंट यहाँ पास सिलिकॉन ज़्यादा नहीं होता, जर्मेनियम में ज़्यादा लीकेज करंट होती है, जबकि सिलिकॉन में लीकेज करंट कम होती है। सिलिकॉन में कुछ माइक्रो में होती थी, सिलिकॉन में मिली में होती थी लीकेज करंट, लेकिन जर्मेनियम में माइक्रो में होती थी। तो सिलिकॉन में क्या हुआ, यहाँ पास लीकेज करंट कम हुआ। तो इसमें ये कारण थे, इसीलिए इसको हमने क्या चूज किया कि हमको सिलिकॉन ही ज़्यादा बेटर होगा, सिलिकॉन से हम यहाँ पास ट्रांजिस्टर को बनाते हैं। अब जो ट्रांजिस्टर होगा तो उसको हम समझेंगे कि यहाँ पास ट्रांजिस्टर की जो संरचना होगी, पहले तो उसको देखें कि कैसे बनाते हैं, कैसे कार्य करता है ट्रांजिस्टर। कार्य तो करता है उसको हम बाद में समझेंगे, पहले इसके बारे में ही बहुत छोटी छोटी बातें हैं उसको हम समझेंगे यहाँ पास। तो ये हो गया मेरा ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर में इसमें हम क्या किए, दो सेमीकंडक्टर के मध्य में एक हम सेमीकंडक्टर को रखें,
या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं, आप सैंडविच खाए होंगे, नाम तो सुने ही होंगे। तो सैंडविच जो होता है तो करते क्या है उसको कि एक ऊपर होता है सैंडविच और एक नीचे होता है, उसके बीच में हम रख देते हैं जो खाने वाली चीज़ होती हैं, तो हम सैंडविच कर देते हैं, मतलब उसके तर ऊपर रख देते हैं चीज़ को। तो ऐसे ही मैंने किया कि एक ऊपर ले लिया सैंडविच और एक नीचे ले लिया, यानी सेमीकंडक्टर को उसके मध्य में एक दूसरे सेमीकंडक्टर को रख दिया, मतलब उसके विपरीत ध्रुवता वाले सेमीकंडक्टर को रख दिया और वहाँ पास एक दूसरे के ऊपर हमने चढ़ा दिया। तो यहाँ पास जो सेमीकंडक्टर होगा तो मेरा एन टाइप हो गया और इसके बीच में हमने विपरीत ध्रुवता का सेमीकंडक्टर का रखा, मतलब एन के विपरीत क्या होगा, पी होगा। और उसके ऊपर भी, पी के ऊपर भी हमने दूसरे सेमीकंडक्टर को, मतलब इनके दोनों सेमीकंडक्टर के विपरीत ध्रुवता वाला हम एन सेमीकंडक्टर को रख दिए। तो इसके विपरीत ध्रुवता वाले सेमीकंडक्टर को हमने रख दिया एन टाइप, हमने एक सेमीकंडक्टर लिया अर्धचालक लिया और एक पी टाइप लिया। तो इन दोनों के विपरीत ध्रुवता मतलब पोलैरिटी के हमने अर्धचालक को रख दिया। अब यदि इसके सेमीकंडक्टर को हम ऐसे भी रख सकते हैं कि यहाँ पास पी की मात्रा हम 2 ले लेते हैं, 2 सेमीकंडक्टर के मध्य एक हम एन टाइप के विपरीत ध्रुवता वाले अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर को हम रख देंगे। तो इसको हम ऐसे भी रख सकते हैं। बस रखने का हमारा ये पर्पज़ होता है कि हम किस में कैसी डोपिंग होगी या कैसे इलेक्ट्रॉन होंगे उसके तरीके से हम रखते हैं। एन पी एन का हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, सर्वाधिक यूज़ करते हैं, क्योंकि हम ऐसे ही चाहते हैं कि जिसमें कम वोल्टेज, कम पावर, कम शक्ति दें और हमको ज़्यादा एफिशिएंसी मिले, तो वो होता है NPN। चूँकि इसमें इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी कुछ ज़्यादा मात्रा में होती है, तो कम वोल्टेज देने पर भी यह अच्छे तरीके से ज़्यादा मात्रा में काम करते हैं। और NPN में क्या, PNP में क्या होता है कि ज़्यादा वोल्टेज देने पर थोड़ी सी मात्रा में काम करते हैं। तो इस प्रकार के रखने के आधार पर इसको हम 2 प्रकार से रख दिए और 2 प्रकार के सेमीकंडक्टर के मध्य में एक हम विपरीत ध्रुवता वाला सेमीकंडक्टर रख दिए। तो यह हम 2 प्रकार से कह सकते हैं कि जो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है, BJT होता है, वो 2 प्रकार से होता है, एक NPN और एक PNP। तो यहाँ पास NPN में हम फोकस करते हैं कि यह कैसे होता है, क्या होता है इसमें। तो इसमें आपको जो जंक्शन दिख रही, संधि दिख रही, वो कितनी संधि दिख रही, वो 2 संधि दिख रही है। एक तो यहाँ पास संधि दिख रही है और एक यहाँ पास संधि। तो इसमें संधि कितनी हो गई, 2 हो गई। तो फिर लेयर आपको कितने दिख रहे हैं, इसमें परत कितने दिख रहे हैं, तो आप बोलेंगे इसमें हमको 3 परत दिख रहे हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो 3 परत इसमें दिखेंगे और जो संधि दिखेंगी वो कितने दिखेंगे, 2। तो यहाँ हम लिखते हैं जो परत होगी वो कितना है, 3 है। संधि जो होगी जंक्शन वो है यहाँ पास 2। तो इसमें हम अब देते हैं सप्लाई देने के लिए हमको भी चाहिए, तो इसमें हमको निकालना पड़ेगा टर्मिनल। तो इसके बीच में हम यहाँ से टर्मिनल निकाल लिए। तो टर्मिनल मतलब यहाँ पास जो हम टर्मिनल, तो टर्मिनल कितने हो गए, 3 हो गए। तो इन टर्मिनल का नाम क्या होता है, तो यहाँ पास हम देंगे इसका नाम एमीटर, उत्सर्जक। एमीटर को क्या बोलेंगे हिंदी में, उत्सर्जक। यहाँ होता है हमारा दूसरा बेस, जिसको हम बोलेंगे आधार। और दूसरा जो होता है तो क्या होता है, कलेक्टर, जिसको हम बोलेंगे संग्राहक। तो ये होता है संग्राहक यानी कलेक्टर। अब इसमें देखेंगे कि इनमें डोपिंग कैसे होती है। डोपिंग, तो इन सेमीकंडक्टर में डोपिंग को हम चर्चा करें तो जो एमीटर होता है, एमीटर में डोपिंग सबसे ज़्यादा होती है। एमीटर में डोपिंग सबसे ज़्यादा होगी। तो फिर एमीटर में जब डोपिंग ज़्यादा होगी तो इसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगी। चूँकि हम डोपिंग क्यों करते हैं, डोपिंग करने का पर्पज़ मेरा यही रहता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी को हम ज़्यादा रखें, इंक्रीज करके रखें। तो इसमें हम डोपिंग क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा करते हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, डोपिंग अधिक। तो इसमें डोपिंग क्या होती है, अधिक होती है। किसमें, एमीटर में होती है। और फिर इसमें जो कलेक्टर होता है तो इसमें डोपिंग क्या होगी, इसमें डोपिंग मध्यम होगी। इसमें डोपिंग क्या होगी, मध्यम होगी। तो इसमें मध्यम होगी, मतलब इसमें
इसका आधा होगा, यानी बीच वाला जो भाग होता है। अब इसमें जो डोपिंग होगी किसमें, बेस में, तो बेस में क्या होगी, कम होगी। तो उन दोनों का सबसे कम जो होगा रेशियो निकल के आएगा, वो होगा बेस में। इसकी मोटाई की बात करें, जो इसकी मोटाई होती है, तो सबसे ज़्यादा मोटाई होती है हमारा कलेक्टर की। कलेक्टर मतलब संग्राहक की। क्यों रखते हैं इसको हम बताते हैं। तो इसका जो मोटाई यानी चौड़ाई कहें, चौड़ाई, तो इसकी होती है सबसे अधिक, यानी अधिक लिखते हैं। तो फिर इसकी क्या होगी, इसकी जो मोटाई होगी, मोटाई मतलब चौड़ाई एक ही चीज़ है यहाँ पास। तो यहाँ मोटाई जो चौड़ाई होगी तो वो कितना होगा यहाँ पास, इसका मध्यम होगा, मतलब मिडिल। अब सबसे कम जो मोटाई वाला होगा वो होगा बेस। चूँकि इन दोनों को ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये दोनों बीच में नीचे से और ऊपर से इसको दबा के रखे हैं। तो दबा के किसी चीज़ को आप रख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, पतला हो जाता है। तो फिर इसकी जो मोटाई होगी वो क्या होगा, सबसे पतला होगा। तो ये होता है सबसे पतला, ये सबसे पतला हो जाएगा। अब इसमें हम जब देते हैं इसको सप्लाई देंगे, तो सप्लाई हम कैसे देंगे, इसको जो हमारा होगा यहाँ पास एमीटर को हम ई से दर्शाएंगे, और बेस को हम बी से दर्शाएंगे, और कलेक्टर को सी से दर्शाएंगे। जब इसको हम सप्लाई देते हैं तो एमीटर और बेस को दो टर्मिनल मान के इसको हम फॉरवर्ड वाइज में सप्लाई देते हैं, और कलेक्टर और बेस को दो टर्मिनल मानकर हम इसको रिवर्स वाइज में सप्लाई देते हैं। तो फॉरवर्ड वाइज में जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, निम्न होता है, और रिवर्स वाइज में जो प्रतिरोध होता है वह अधिक होता है, मेगा में होता है, हाई होता है। तो यहाँ पास इसका जो प्रतिरोध होगा, किसका, एमीटर का जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, प्रतिरोध कम होगा, यानी निम्न होगा। तो इसका प्रतिरोध क्या होता है, निम्न होता है। तो फिर इसका प्रतिरोध क्या होगा, इसका जो प्रतिरोध होता है तो उच्च होगा, क्योंकि इसको हम रिवर्स बायस में जोड़ रहे हैं। तो इसका प्रतिरोध उच्च होगा, क्योंकि इसको हम रिवर्स बायस में इसको हम सप्लाई देते हैं। अब इसमें हमने इसकी तुलना कर ली है कि हम सेमीकंडक्टर का ही यूज़ क्यों करते हैं। अब इसकी बात आती है कि संरचना, तो इसकी संरचना हमने देख लिया। अब एक एक चीज़ को हम कवर करते हैं कि इसकी संरचना में कि यह क्या कहना चाहता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें निकल के आती हैं तो उसको हम समझते हैं। यहाँ पास इसको जंक्शन J1 हम बोल दें, और इसको जंक्शन J2 बोल दें। यहाँ पास है हमारा सबसे पहले एमीटर मतलब उत्सर्जक। तो इसमें जो डोपिंग होती है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है। तो डोपिंग जहाँ ज़्यादा होगी तो वहाँ इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज़्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज़्यादा होगी तो इसमें हमको कम वोल्टेज की आवश्यकता होगी, और डोपिंग ज़्यादा होने से, और दूसरी चीज़ फॉरवर्ड वाइस में इसको हम जोड़ने से इसका प्रतिरोध भी क्या होता है, कम होता है। तो इसमें हमको क्या क्या मिला, एमीटर जो होता है, तो सबसे पहली चीज़ तो एमीटर में जो डोपिंग होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, सबसे अधिक होती है। दूसरी चीज़, इसमें जो हम सप्लाई देते हैं तो इसकी सप्लाई हम फॉरवर्ड वाइस में देते हैं, अग्र अभिनति इसको हम पावर देते हैं, सप्लाई देते हैं। अब डोपिंग सबसे अधिक होने के वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है, इसकी मोटाई की बात करें तो मोटाई आप देख रहे हैं कि कैसा है, मध्यम है, इसका मिडिल, इसकी मोटाई जो है तो मध्यम मोटाई है। तो यह होता है एमीटर में जो हम सप्लाई देते हैं वो बेस और एमीटर को दो टर्मिनल मानकर इसमें हम सप्लाई देते हैं। तो फॉरवर्ड वाइस में इसमें हमने दिया सप्लाई। ये हुआ हमारा एमीटर। अब इसके बाद आता है हमारा कलेक्टर। तो कलेक्टर में क्या होता है, तो कलेक्टर में मैं देखा कि यहाँ इलेक्ट्रॉन की मात्रा क्या हुई, ज़्यादा हुई एमीटर में। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के आते हैं कहाँ, कलेक्टर में थोड़ा स्थिर होते हैं। तो उसको स्थिर होने के लिए क्या चाहिए होता है, उसको
जब यहाँ एमिटर से इलेक्ट्रॉन निकल के आते हैं वो ज़्यादा तीव्र गति से आते हैं। इलेक्ट्रॉन जिधर से जाते हैं वो ज़्यादा तीव्र गति से जाते हैं और उसको जाते जाते वो क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। तो उसको फिर उसमें ऊर्जा जब उसको मिलती है वह गर्म हो जाते हैं, तो उसमें ऊर्जा को फिर हमको ठंडा करना पड़ता है। तो उसको ठंडा करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके क्षेत्रफल को, इसके साइज़ को, इसके एरिया को हम बढ़ा देते हैं। जैसे आप किसी चीज़ को लेते हैं और वह थोड़ी सी कम आकार, कम साइज में है, तो वह ज़्यादा ठंडी होने के लिए वह ज़्यादा टाइम लेता है। उसको कम टाइम में आप ज़्यादा ठंडा करना चाहते हैं तो फिर उसको आप क्षेत्रफल को बढ़ा देंगे, तो फिर वो क्या हो जाता है, कम टाइम में ज़्यादा ठंडा हो जाता है। ऐसे बचपन में अपन लोग क्या करते थे कि जब मम्मी लोग खिचड़ी खिलाती थी तो एक कटोरी में पहले दे देती थी, तो वो जल्दी ठंडी नहीं होती थी, तो फिर उसको हम लोग एक थाली में रखते थे और उसके क्षेत्रफल को ज़्यादा हम बिखेर देते थे, फैला देते थे, तो वो जल्दी ठंडी हो जाती थी। तो अपन लोग वहाँ फिजिक्स का, साइंस का यूज करते थे लेकिन समझते नहीं थे। तो यहाँ पास वही चीज़ किया कि इसका क्षेत्रफल यदि छोटा कर देंगे तो फिर यह जल्दी ठंडा नहीं होगा, तो इसके साइज़ को हमने बढ़ा के रखा ताकि शीतलता इसको बराबर मिले नेचुरल तरीके से। तो यहाँ पास इसके क्या किए हमने कि कलेक्टर जो होता है, संग्राहक जो होता है, तो इलेक्ट्रॉन को संग्रहित करके रखता है, स्टोर करके रखता है, तो इसलिए इसका उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसके कारण गर्म होता है, इसलिए इसका हमने क्षेत्रफल को ज़्यादा रख दिया। और इसमें जो डोपिंग की मात्रा होती है वह माध्यम होती है, सबसे ज़्यादा होती है तो एमिटर में होती है, और जो कलेक्टर में होती है डोपिंग की मात्रा वह माध्यम होती है। इसको हम बेस और कलेक्टर, या ऐसे कहेंगे कि कलेक्टर और बेस को दो टर्मिनल मानते हैं और यहाँ से हम सप्लाई देते हैं। तो इसको सप्लाई जो देते हैं वो कैसी रहती है, हमारी रिवर्स वाइस में रहती है, पश्च अभिनति में रहती है, रिवर्स वाइस में। तो रिवर्स वाइस में आपका जो प्रतिरोध होता है वो काफ़ी मात्रा में होता है, मेगा ओम में होता है, तो यहाँ प्रतिरोध ज़्यादा होगा, तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। अब आते हैं कि इसका जो बेस होता है, तो बेस में क्या है भाई, बेस में इलेक्ट्रॉन की मात्रा बहुत, यहाँ एमिटर में इलेक्ट्रॉन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है तो कुछ संख्या में इलेक्ट्रॉन यहाँ बेस में रुक कर वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं तो यहाँ प्रतिरोध उपस्थित होता है, तो उस प्रतिरोध को आकर्षित कर यहाँ पॉजिटिव जो होल होते हैं तो उपस्थित होता है कलेक्टर में, और इस कलेक्टर में उपस्थित होल को यहाँ से निकले एमिटर से इलेक्ट्रॉन आकर्षित करते हैं, और कुछ बचे हुए इलेक्ट्रॉन यहाँ होल से बेस से, इस बेस से आकर ये फिर से कहाँ चले जाते हैं, उस बैटरी या उस ऊर्जा सोर्स में चले जाते हैं। तो यहाँ पास से कुछ मात्रा में इलेक्ट्रॉन हमारे निकल के चले जाते हैं इस कलेक्टर में, और कुछ मात्रा में जो बचे होते हैं वो आ जाते हैं बेस की ओर। तो इसके कार्यप्रणाली को जब हम इसको सप्लाई वर्किंग प्रोसेस देखेंगे तो वहाँ पास इसको हम समझेंगे। और बेस में होता क्या है, तो बेस में अभी इतना ही चीज़ यहाँ पास आप ध्यान में रखेंगे। अब इसको हम समझते हैं कि ट्रांजिस्टर का जो एक्शन होता है, कार्य प्रणाली होती है, वर्किंग प्रोसेस होती है, तो वह कैसे वर्किंग करता है, इसकी वर्किंग प्रोसेस कैसे होती है, ट्रांजिस्टर के हम एक्शन को समझेंगे यहाँ पास। तो यहाँ ट्रांजिस्टर एक्शन, तो ट्रांजिस्टर का हम यहाँ कार्य प्रणाली को समझेंगे कि यह कैसे कार्य करता है। तो यह हो गया हमारा ट्रांजिस्टर, और ये हो गया हमारा एमीटर, और ये बेस। इसमें हमने इस प्रकार से 3 टर्मिनल को निकाल लिया, इसका नाम दिए एमीटर, इसको बेस, इसको कलेक्टर। NPN टाइप का हमारा ये ट्रांजिस्टर है। इसको अब हम
कार्य कराने के लिए इसको हम क्या देते हैं, सप्लाई देंगे। तो इसके हम सप्लाई जो देते हैं इसको, तो वो कैसे देते हैं, बेस और एमीटर के मध्य में हम कैसी सप्लाई देते हैं, फॉरवर्ड सप्लाई देते हैं। तो यहाँ हम फॉरवर्ड सप्लाई देंगे, मतलब इधर साइड हमारा एन है, नेगेटिव है, तो फिर एन वाले सिरे को हमको नेगेटिव देना पड़ेगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ हमने वोल्टेज दिया किसको, एक तो एमीटर को दिया और एक तो यहाँ पास बेस को दिया, तो VEB लिखेंगे। दूसरी चीज़ हम इसको कलेक्टर को देते हैं, और कलेक्टर को कैसे देते हैं, फॉरवर्ड में कि रिवर्स में। तो कलेक्टर को हम देते हैं यहाँ पास रिवर्स में। तो रिवर्स में इधर जब एन है तो हमको एन वाला सिरा इधर नहीं रखना होगा, हमको रखना होगा कैसे, प्लस वाला सिरा। तो ये होगा हमारा प्लस वाला और एन वाला हमारा इधर हुआ। तो इसको हम बोलेंगे रिवर्स में, और ये किसके मध्य दे रहे हैं, कलेक्टर और यहाँ बेस के मध्य दे रहे हैं। तो इसको हमने वोल्टेज दे दिया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं तो एमीटर में बहुत संख्या में होते हैं, बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पास। तो इलेक्ट्रॉन को मैंने माना कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पास से एक इलेक्ट्रॉन हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5, इस प्रकार से इसमें बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन हो गए। इसमें बहुसंख्यक क्या होंगे, ठीक है, यहाँ पास हमारे इलेक्ट्रॉन हो गए। इसमें भी इलेक्ट्रॉन होंगे, बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन को दर्शाना चाहें तो इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन अभी हम नहीं दर्शाएंगे। तो इसमें हमने इसको सप्लाई को दिया, इसमें करंट प्रवाहित हुई। कैसी करंट प्रवाहित हुई, तो यहाँ पास करंट जो प्रवाहित होगी तो फॉरवर्ड करंट प्रवाहित होगी। तो यहाँ पास हमारा ये इलेक्ट्रॉन जो होता है तो ये चल के इलेक्ट्रॉन आते हैं इस सेमीकंडक्टर के इलेक्ट्रॉन के पास। अब यह इलेक्ट्रॉन यहाँ उपस्थित NPN सेमीकंडक्टर में उपस्थित सेमीकंडक्टर में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को टक्कर देगा, बहुत ही तीव्र गति से क्या देगा, टक्कर देगा। जब यह इलेक्ट्रॉन टक्कर खाएगा तो वो आएगा इस जंक्शन को पार करके आ जाएगा कहाँ पास, यहाँ आ जाएगा बेस में। इसी प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन भी टक्कर खा के आ जाएगा हमारा बेस में, और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो आ जाते हैं बेस में, लेकिन पूरे इलेक्ट्रॉन वो नहीं, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पूरे बेस में आ जाते हैं। अब बेस से इनको जाना होता है कलेक्टर में, लेकिन पूरे इलेक्ट्रॉन कलेक्टर में नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पास बेस को हम देखेंगे कि सप्लाई कैसे मिल रही है, पॉजिटिव मिल रही। तो पॉजिटिव मिल रही, इस पूरे तार में पॉजिटिव सप्लाई है, तो यहाँ पास इसका धन आवेश उपस्थित है। अब इसके संपर्क में जैसे ही यहाँ पास आता है इलेक्ट्रॉन, तो देखेगा कि अरे यहाँ पास तो इसके पास में ही है हमारा होल। तो यहाँ पास इलेक्ट्रॉन जो है तो इस होल को देखेगा, जिसको हमने क्या दर्शाया, पॉजिटिव दर्शाया, तो इसकी ओर क्या होगा, आकर्षित होगा। तो यह इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा और यहाँ इस पॉजिटिव के पास इससे आकर्षित हो जाएगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जब आकर्षित हो जाएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ आएंगे, वो आएंगे कुछ इस प्रकार से इस पॉजिटिव की ओर आकर्षित हो जाएंगे, और इसके विपरीत ही क्या होगी, धारा प्रवाहित हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन के विपरीत ही होती है धारा प्रवाहित। तो इलेक्ट्रॉन के विपरीत धारा प्रवाहित जब होगी तो इस धारा की दिशा हमारी कुछ यहाँ से ऐसे धारा प्रवाहित इलेक्ट्रॉन के विपरीत हो जाएगी हमारी ये धारा प्रवाहित। तो धन से ऋण की ओर यहाँ धारा प्रवाहित हो गई। अब ये जो इलेक्ट्रॉन हैं बेस में उपस्थित हैं, तो यह अभी इतनी तीव्र गति से टक्कर दिया था एमीटर में कि वो अभी यहाँ स्थिर होने लायक यहाँ बेस में है नहीं कि वो स्थिर हो, ठहर जाएं, ऐसा इनकी स्थिति है नहीं। तो ये इतने तीव्र गति से गतिशील होते रहते हैं कि वो आ जाते हैं सीधे ही टक्कर खाते खाते यहाँ आ जाते हैं कलेक्टर में। तो यही इलेक्ट्रॉन आ गए कहाँ, कलेक्टर में। अब कलेक्टर में जो इलेक्ट्रॉन आए हैं वो एमीटर से निकले हुए पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं आए होते हैं,
कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं बेस के मार्ग से निकल आते हैं कहाँ, बैटरी के सिरे में, और कुछ ही इलेक्ट्रॉन जो बचे होते हैं वही कलेक्टर में आते हैं। अब यहाँ से जो हमारा सिरा बैटरी के, यहाँ बैटरी की जो सेल की मात्रा है वह 2 से हम 1 से हम अधिक लगाते हैं, तो यहाँ एक नेगेटिव होगा और इधर नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ जो कलेक्टर में पहुँचे हैं इलेक्ट्रॉन, तो उस इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए इधर से भेजते हैं, किसको हम यहाँ से भेजते हैं इस पॉजिटिव यानी धन आवेश को। धन आवेश यहाँ पूरे इस तार में फैले हुए हैं और धन आवेश इसको लेने के लिए यहाँ पास उपस्थित है। तो यह इलेक्ट्रॉन करता क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव को, धन आयन जब ऋण आयन को देखता है तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो आकर्षित करने के लिए यह देखें कि यहाँ पास क्या हमको चाहिए, ज़्यादा पावर चाहिए। तो इसीलिए हम यहाँ पास एक बैटरी को लगाएं, एक सेल को लगाएं, एक सेल को लगाएं और यहाँ पास बैटरी को लगाएं। तो जितनी क्षमता हम इसको दे रहे थे उससे ज़्यादा क्षमता की पावर हम यहाँ पास देंगे, ताकि इस इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने के लिए, खींचने के लिए इसके पास पावर भी ज़्यादा हो। क्योंकि यहाँ पास इलेक्ट्रॉन जो टकरा के आ रहे हैं बहुत तीव्र गति से, तो यहाँ रुकेंगे नहीं, उसको फटाफट खींच के लाना होगा कि आओ आओ आओ। तो ये लेने गया और ज़्यादा पावर, ज़्यादा शक्ति से इसको खींच के लाता है। तो इन इलेक्ट्रॉन को खींच के कहाँ लाएगा, इन इलेक्ट्रॉन को ये खींच के लाता है। जो पॉजिटिव लेने गया तो इधर तार से खींच के लाएगा, तो वो पहुँचा देगा कहाँ, यहाँ सोर्स के पास। तो इस प्रकार से इसमें धारा का क्या हो जाएगा, प्रवाह हो जाएगा। तो देखा मैंने कि जो बेस में और कलेक्टर में धारा का प्रवाह हुआ वो सिर्फ और सिर्फ इस एमीटर के इलेक्ट्रॉन से ही धारा का प्रवाह हुआ। एमीटर के इलेक्ट्रॉन के कारण ही यहाँ धारा का प्रवाह हुआ। तो एमीटर में जो धारा प्रवाहित होती है तो वो बेस और एमीटर में जो धारा प्रवाहित होती है तो वो बेस और कलेक्टर का क्या होती है, योग होती है। क्योंकि इस एमीटर के कारण ही बेस और कलेक्टर में धारा प्रवाहित हुई, तो एमीटर के कारण ही बेस और कलेक्टर में धारा प्रवाहित हुई, तो एमीटर की जो धारा होगी वो बेस और कलेक्टर के धारा का योग होगी, सम होगी। तो इस प्रकार से इसमें एमीटर, बेस, कलेक्टर में धारा प्रवाहित हुई और यह ऐसे ही कार्य करता है। इसमें धारा ही तो हमको प्रवाहित कराना था, तो इस प्रकार से इसकी हो गई वर्किंग प्रोसेस। अब इसमें हमको ट्रांजिस्टर जो होता है तो बहुत ही डाउट करता है कि कौन सा एनपीएन होगा और कौन सा पीएनपी होगा। तो यह आप सिंबल देखते ही आपको मन में आ जाता होगा कि कौन सा एनपीएन है और कौन सा पीएनपी है। चूँकि 2 प्रकार से ट्रांजिस्टर होते हैं। तो अब आपको बता दें कि इस बार आपको पढ़ने के बाद किसी प्रकार से डाउट नहीं होगा, किसी भी कंडीशन में डाउट नहीं होगा। तो इस प्रकार से इसके हम सिंबल को बना लेते हैं और ये हो जाता है हमारा बेस। ये क्या हो जाएगा, हमारा बेस हो जाएगा और इसका भी ये बेस हो जाएगा। इसको हम बेस को ले लेंगे, क्योंकि जो बेस होता है वो नीचे होता है। यदि आप कोई घर बना रहे हैं फाउंडेशन पिलर तो उसको बेस बोलेंगे, तो वो नीचे ही होगा, छत ऊपर, मतलब बेस जो होगा तो नीचे ही होगी। अब बेस से यहाँ से हम निकालते हैं इसको 2 टर्मिनल को, ये हो गया, और यहाँ से भी हम एक टर्मिनल को ऐसे निकालते हैं, तो ये इसका टर्मिनल हो गया। इस टर्मिनल का जो हम नाम दिए तो क्या, एमीटर दिए, और इस टर्मिनल का नाम हम दिए कलेक्टर दिए, नाम दे दिए। अब यहाँ पास इससे भी 2 टर्मिनल निकलने वाले हैं। यहाँ पास एक टर्मिनल निकलेगा और एक टर्मिनल इससे थोड़ा हम छोटा बना के यहाँ पास ये इसको निकाल दिए। तो एक टर्मिनल यहाँ पास ये निकल आया। इसका नाम हमने क्या दिया, एमीटर दिया, और इसका नाम हमने कलेक्टर दिया। 2 टर्मिनल हो गए। अब इसमें जो धारा प्रवाह की दिशा होती है वही इम्पोर्टेंट होता है कि कौन सा ट्रांजिस्टर को कौन सा यह चिन्ह दर्शा रहा है। तो एक होता है एनपीएन और एक होता है पीएनपी। तो एनपीएन जो होता है तो उसको आप कैसे याद रखेंगे कि एक होता है एनपीएन और एक होता है पीएनपी। तो एमीटर में ही हमेशा धारा की दिशा को दर्शाया जाता है, ना तो कलेक्टर में दर्शाया जाएगा और ना ही बेस में। वो दर्शाया जाएगा किसमें, एमीटर में। तो एमीटर में दर्शाया जाएगा।
तो इस धारा के डायरेक्शन जो होती है वही मायने रखती है कि कौन सा ट्रांजिस्टर को बता रहा। तो इसमें धारा क्या होगी, इसमें से निकलेगी। तो निकलेगी, निकलती है, तो इसको आप इंग्लिश में व्हाट्सएप में चैट करते हैं तो कैसे लिखते हैं हिंदी में, निकलती है ना। तो निकलती मतलब एन को पहले लाते हैं आप, तो एन को आप पहले ला रहे हैं मतलब धारा को आप निकाल रहे हैं। तो एन आ गया मतलब एन पी एन, और धारा को निकाल रहे हैं तो निकलने का सिंबल क्या होगा, अंदर से बाहर निकाल रहे हैं। तो इस प्रकार से अंदर से आप क्या करिए, बाहर निकाल दिए। तो निकलती एन मतलब एन पी एन, इस तरह याद कर लेंगे। अब इसमें जो पी एन पी होती है तो प्रवेश करती है, तो प्रवेश को आप कैसे लिखते हैं, तो प्रवेश को आप ऐसे लिखते हैं। तो पी यानी प्रवेश हो गया, तो यहाँ से धारा क्या करेगी, एमीटर से प्रवेश करेगी। तो प्रवेश करने को ऐसे सिंबल को दर्शाएंगे, तो ये धारा का क्या कर रही, प्रवेश करा रही। तो पी से प्रवेश, पी से पी एन पी, इस प्रकार से इनके दो सिंबल को आप याद रख पाएंगे और बहुत ही इजीली तरीके से, और आपको लाइफ टाइम तक याद रहेगा। तो यहाँ पास हमारा ट्रांजिस्टर हो गया, ट्रांजिस्टर की वर्किंग प्रोसेस हो गई। तो ट्रांजिस्टर का क्या मतलब हुआ, ट्रांजिस्टर का यहाँ पास क्या तात्पर्य हुआ, पूरे वर्किंग प्रोसेस में अभी तक मैंने समझा क्या इसमें। तो समझा ये कि यहाँ पास हमारे जो प्रतिरोध है तो वो निम्न प्रतिरोध है, चूँकि फॉरवर्ड वाइज में इसने निम्न प्रतिरोध का कार्य किया, और यहाँ पास उच्च प्रतिरोध है। तो निम्न प्रतिरोध को हमने ट्रांसफ़र किया उच्च प्रतिरोध में। तो ट्रांसफ़र किया मतलब इसको हमने क्या किया, परिवर्तित किया, स्थानांतरित किया, या इंग्लिश बोले तो ट्रांसफ़र किया। तो हमने प्रतिरोध यानी रजिस्टर को हमने स्थानांतरित किया, यहाँ पास ट्रांसफ़र किया। तो इसके नाम में ही, इसके कार्य में ही इसका नाम छुपा होता है। तो हमने किसको किया, प्रतिरोध को किया, प्रतिरोध को किया, और क्या किया, स्थानांतरित किया। स्थानांतरित किया मतलब रजिस्टर को ट्रांसफ़र किया, रजिस्टर को ट्रांसफ़र किया। तो इसी से इसका नाम होता है क्या, प्रतिरोधांतरित, और इसका ले लेंगे स्थानांतरित का और प्रतिरोध का। तो इसका नाम ले लेते हैं क्या, प्रतिरोधांतरित। तो प्रतिरोधांतरित को ही हमने ट्रांजिस्टर बोला। तो इसका नाम जो हिंदी में हो जाता है तो क्या होता है, प्रतिरोधांतरित। तो प्रतिरोधांतरित इसका हिंदी नाम हो जाता है, और इसको ट्रांजिस्टर बोलते हैं इंग्लिश में। इस प्रकार से मैंने आज ट्रांजिस्टर जो होता है यानी बाइपोलर, दो दिशा में धारा को या वोल्टेज को प्रवाहित करने वाले युक्ति, उसको बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बोला। तो उसको मैंने यहाँ पास समाप्त किया, उसके पूरे स्ट्रक्चर को और वर्किंग प्रोसेस को। तो यहाँ तक आप अभी बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी नेक्स्ट क्लास में लाते हैं ऐसे ही नई एनर्जी, नई ऊर्जा के साथ, कुछ नए उद्देश्य के सीखने के साथ, कुछ नई चीज़ें आपके लिए मैं ऐसे ही लाता रहूँगा। नेक्स्ट क्लास का इंतज़ार करिए, अभी तक आप बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।